हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू द विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज 2023। आज हम इसमें करेंगे इकोनॉमी सेक्शन का 7th टॉपिक, दैट इज़ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें जो है 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव्स को जो है अगले 5 साल में हमारी कंट्री में सेटअप करने की बात कही गई है। ठीक है ना। इस प्लान में समझ आ गया कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब जो ये कैबिनेट प्लान बनाया गया इसमें देख लेते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। और जो ये कमेटी थी, कौन इसका हेड था, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैबिनेट प्लान फॉर पीएसी डेयरी एंड फिशरीज में देखिए एक्शन प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया, नाबार्ड, एनडीडीबी एंड एनएफडीबी, मतलब कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है ना। उसके बाद हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो थी बनाई गई, उसमें जो किसने हेड किया था वो देख लेते हैं। इट इज़ हेडेड बाय करंटली मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन। कौन कौन से मेंबर थे, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, सेक्रेटरी कंसर्न, चेयरमैन नाबार्ड, एनडीडीबी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एनएफडीबी। ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है 4 स्कीम्स कन्वर्ज अंडर द प्लान, मतलब इसमें 4 स्कीम्स को भी कन्वर्ज कर दिया गया है इस प्लान के अंदर। ठीक है ना। जो 2 स्कीम्स हैं वो है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की, और 2 स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की। ठीक है ना। जो हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड स्कीम्स है वो कौन कौन सी है जो इसमें मर्ज की गई हैं प्लान में, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, दूसरी है डायरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और तीसरी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 4th इज द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, समझ आ गया। उसके बाद है हमारे पास मोर ऑन न्यूज़। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये प्लान आया ना 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को सेटअप करने का, डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव्स को, ये जो है जो हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है ना। और जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है इट विल इस्टेब्लिश PACS एंड बाइबल डायरी कोऑपरेटिव्स इन ईच अनकवर्ड पंचायत। इसमें जो है PACS को एंड डायरी कोऑपरेटिव्स जो है जितनी भी अनकवर्ड पंचायत है जहाँ पे अभी तक जो है PACS को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, वहाँ तक जाकर जो है अब इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब कि अब लोकल लेवल पर जाके काम होगा, लोकल लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप किया जा रहा है। ठीक है ना। इसलिए जो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है ना। और किसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसी में बाइबल फिशरी कोऑपरेटिव्स को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिशरी कोऑपरेटिव्स को इस्टेब्लिश वहाँ किया जाएगा यहाँ पर जो हमारे पास लार्ज वाटर बॉडीज हो नियर बाय। ठीक है ना। लाइक कोस्टल पंचायत विलेजेस, जो कोस्टल विलेजेस होंगे वहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास जरा ये देख लीजिए, ये इधर देखिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर। अब देखिए हमें जो है जो क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये थोड़ा क्रेडिट का स्ट्रक्चर है, किस तरह जो है हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट बताया गया है जो एग्रीकल्चर में हमें मिलता है। ठीक है ना। ये उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें हमारे पास एक तो अगर हमें लोन लेना हो या तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलेगा या तो मिलेगा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो स्ट्रक्चर है इसमें ये है हमारे पास 3 टायर सिस्टम, और ये है हमारे पास 2 टायर सिस्टम। मीन्स यहाँ पर है हमारे पास स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास PACS जो हम अभी पढ़ रहे हैं PACS। मतलब कि ये 3 टायर सिस्टम का जो है लोअर यूनिट है। समझ आ गया। ये है हमारे पास आगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये 2 टायर सिस्टम है एक तरह का। इसमें है हमारे पास स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक और है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। समझ आ गया। अब ये प्लान जो है, ये बनाया गया प्लान, इसको क्यों बनाया गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं अब। ठीक है ना। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि स्टिल अभी तक जो है 1.6 लाख पंचायत जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार का PACS नहीं बनाया गया। PACS मतलब कि आपको PACS पता चल गया ना क्या है। PACS जो है जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है ना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में। समझ आया PACS क्या है। ठीक है ना। अब जो है 1.6 लाख तक पंचायत जो है वहाँ पर PACS जो है नहीं इस्टेब्लिश है, और 2 लाख पंचायत जो है विदाउट एनी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी से रिलेटेड नहीं है 2 लाख पंचायत में। ओके।
उसके बाद जो है इट विल प्रोवाइड फार्मर मेंबर विद रिक्विजिट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज एंड इनहांस देयर इनकम। कह रहा है कि ये मेंबर को प्रोवाइड करेगा क्या, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। ये फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज पता क्या होती है? फॉरवर्ड लिंकेज होती है जे हमें जो है सीड्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, इस मतलब कि जो हमें सीड्स लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा अपने एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। प्राइमरी लेवल पर ऐसे हेल्प करेगा इनिशियल लेवल पर, और बाद में ये कैसे हेल्प करेगा उसको बोलेंगे बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज में हमारे पास आएगा ये हमें बायर्स प्रोवाइड करेगा, बायर्स को ढूंढने में प्रोवाइड करेगा जो हमारे जो हमने प्रोडक्शन की है किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, जो हमने फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसे बेचने में और उसको हमें फेयर प्राइस मिले उसमें मदद करेगा। इसलिए ये बायर्स को जो है उसको ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? क्योंकि इसके पास जो है मार्केट होता है। मार्केट होता है मीन्स टू से मार्केट के साथ इसका कनेक्शन होता है, इसका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमें मार्केट से लिंक करवाता है ये, ठीक है ना। हमें समझ आ गया। उसके बाद है हमारे पास इट विल हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। और ये जो है एक तरह रूरल एरियाज में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएगा। हाउ? देखो ये हमें लोन प्रोवाइड करेगा, इससे जो है हम खेती बाड़ी करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना। खेती बाड़ी करेंगे फिर काम बढ़ेगा, फिर और लोग जो है खेती में आएंगे, खेत में आएंगे काम करने के लिए। इस तरह ये एम्प्लॉयमेंट जो है उसको फर्दर इंक्रीज करेगा। ओके। उसके बाद PACS के बारे में बताया गया है कि ये PACS है क्या। PACS जो है एक लोअर टायर है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट का। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। ये क्या है, सबसे लोअर पार्ट है किसका, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट का स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, इन द कंट्री। उसको इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है RBI, नहीं करता है रेगुलेट, ये बात ध्यान रखना, इसको RBI रेगुलेट नहीं करता है। समझ आ गया। They are refinanced by NABARD through the DCCBS and the SCBS, ठीक है। इसको रिफाइनेंस किया जाता है नाबार्ड के थ्रू, नाबार्ड के द्वारा। वो नाबार्ड भी किसके थ्रू करवाता है? थ्रू जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? ये हमें जो है क्रेडिट के साथ साथ शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म नहीं करता। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेन। ये पेज है ये सारा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली जो ये वाला हिस्सा है इसको मेंस के लिए एज इट इज खा जाना, ठीक है ना। ये जो है हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट के साथ साथ ये भी पूछ सकता है पेपर में कि सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या नॉन क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। ध्यान रखना, ये इन काइंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इन काइंड सर्विसेज में हमारे पास आ जाता है इनपुट सर्विसेज लाइक सीड, फर्टिलाइजर वगैरह भी प्रोवाइड करता है। समझ आ गया। उसके बाद है हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करता है, ठीक है ना। मतलब कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं जो कि फाइनेंशियली अभी एक्सक्लूड होते हैं, मतलब कि उनके पास अभी तक लोन वगैरह की सुविधा नहीं आई होती, ये उनको फिर लोन प्रोवाइड करता है आगे। इस तरह ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करता है रूरल एरियाज में, ठीक है ना। एक और बात, जो हमारा किसान क्रेडिट योजना के किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जितने भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं 41% ऑफ लोन जो है PACS द्वारा ही किए जाते हैं। जो 41% लोन प्रोवाइड करता है, 41% में से जो इसके 95% लोन होते हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये रूरल लेवल पर सबसे ज़्यादा काम करता है। समझ में आ गया इतना? ये है हमारा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब मेंस की आती है बारी, मेंस में क्या किया जाए। अब आइए बात मेंस की, ठीक है ना। क्या क्या चैलेंजेस है PCS में और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इससे पहले जरा ये देख ले, डू यू नो में क्या लिखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट बैंक, they cannot use the word bank, banker and banking as a part of their names except as permitted by the RBI। जब तक RBI नहीं कहेगा इसको बैंक नहीं कहेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ओके, समझ आ गया। उसके बाद की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे पास प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में। देखो भाई, इसमें जो है हमें 8-9 दिए हैं, ठीक है ना। हमें जो है जितने हमसे याद होंगे पेपर में 5-6 ही लिखे जाएगा और 5-6 ही हमने याद करने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ना थोड़े थोड़े छांट कर जो है वो इससे रिलेटेड चैलेंजेस लिखे हैं। सबसे पहले लास्ट से शुरुआत करते हैं। रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ। रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ में मतलब है जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज में है, लाइक इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड ओडिशा, वो लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में
में पाई जाती हैं। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस, कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और ना ही अवेयरनेस है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के हैं उनसे रिलेटेड। उसके बाद में हमारे पास लैक ऑफ फेयर ऑडिट मैकेनिज्म, हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑडिट मैकेनिज्म नहीं है कि अच्छे से ऑडिटिंग की जाए। जब ऑडिटिंग होगी तभी जो है एक कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है ना। इससे जो है एक पर्टिकुलर इंसान का या 2-3 लोगों का डोमिनेंस नहीं रहता, ठीक है ना, सभी जो है इक्वली काम कर पाते हैं, इसलिए ऑडिटिंग होना जरूरी है, ठीक है। एंड यहाँ लिखा है देखिए, डिले एंड इरेगुलर ऑडिट इम्पिंज अपॉन द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो हमारी डेमोक्रेटिक स्पिरिट है कोऑपरेटिव मूवमेंट की उसको जो है ये थोड़ा क्या करता है, खत्म नहीं कह सकते हम, जो है जो डेमोक्रेसी नहीं रह पाती जो है इंस्टीट्यूशन में फिर, ठीक है ना। लोग जो है इक्वली ट्रीट नहीं होते, कहने का मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद है मतलब कि पर्टिकुलर बंदे की वहाँ पर ना जो है पर्टिकुलर बंदे की डोमिनेशन ज़्यादा हो जाती है एक बंदे की। उसके बाद है हमारे पास इनइफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज। इनइफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रही मेंबर्स की, एजिंग स्टाफ है, ठीक है ना, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारे पास कंपटीशन, जो हमारी PACS है उनका कंपटीशन हो जाता है FPO के साथ, मतलब कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो नॉन क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इस तरह जो है PACS को compete करना पड़ता है FPOs के साथ। उसके बाद है रिसोर्स डिपेंडेंसी, जो हमारी ट्रेडिशनली जो PACS है वो ज़्यादातर डिपेंड रहती है जो हमारी हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना, अपने जो फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो हमारी ये PACS है ये मेनली जो है क्रेडिट सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं। इनको जो है मैंडेटरी किया गया हुआ है, मैंडेट मतलब कि इनको राइट है कि ये क्रेडिट के साथ साथ नॉन क्रेडिट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं ये कई कबार तो है सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करती हैं और अपनी जो क्रेडिट देने के लिए ज़्यादातर जो इनका फाइनेंसिंग के लिए जो ये हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज पर डिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है ना, इसलिए डिपेंडेंसी ज़्यादा है इनकी। क्रेडिट शेयर जो है इनका डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना, रेगुलरली ही, ठीक है ना। टाइम के साथ साथ जो इनका क्रेडिट शेयर है वो भी क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। उसके बाद जो है वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हम। वे फॉरवर्ड में ये लिखा हुआ है पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन, डाइवर्सिफाई बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है ना, इसको भी हम लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनकी स्किल को डेवलप किया जाए ताकि जो है वो और ज़्यादा काम कर सके और जो है अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज कर सके, ठीक है ना। अवेयरनेस फैलाई जाए कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड कि क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ठीक है ना, लोगों के बीच में। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, डिजिटाइजेशन की जाए, ठीक है ना। अगर हम डिजिटाइजेशन करेंगे इससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी बने रहेगी और सिस्टम जो है एफिशिएंटली काम कर पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी ही है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, रेगुलर ऑडिटिंग हो, ठीक है ना, और फुल कंप्यूटराइजेशन, मतलब कि कंप्यूटराइजेशन हो जाए सारा काम, ठीक है ना, ताकि जो है हम ट्रांसपेरेंसी को क्विकली अचीव कर सकें। डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ये कैसे आएगी, इलेक्शंस होने चाहिए भाई, टाइम टू टाइम इलेक्शंस को हेल्ड करवाना जरूरी है, ठीक है ना। इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली और CEOs को, डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट किया जाना चाहिए इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है ना, उनकी मेरिट के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से जो है उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। नहीं कई बार ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर बंदे की 2-3 बंदों की डोमिनेंस होती है वही जो है डोमिनेट करती है और खुद ही जो है वो हायर लेवल की जो पोस्ट होती है उन पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, फिर उनके अकॉर्डिंग ही काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, इससे हमारी डेमोक्रेसी जो है उसको थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इलेक्शन होना अनिवार्य है। डाइवर्सिफाई बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब कि क्रेडिट सर्विसेज के अलावा हमें जो है नॉन क्रेडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। PACS को हमें नहीं करनी चाहिए, PACS को क्रेडिट के अलावा नॉन क्रेडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास
रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेंबर्स होते हैं, उनको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि जो है वो मोबिलाइज कर सके रिसोर्सेज को, मतलब कि खुद से मोबिलाइज करे रिसोर्सेज को, ठीक है, और ना ही वो है दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अपने खुद के एफर्ट्स लगाओ, अपने अंदर स्किल डेवलप करे कि वो जो है खुद सेल्फ सस्टेन हो सके, ठीक है ना। अब जो क्या करे, वो मोबिलाइज कर सके डिपॉजिट को, ठीक है ना, ताकि वो क्या बन सके, सेल्फ सस्टेनिंग। ओके, PSEs शुड मेक एफर्ट्स टू मोबिलाइज डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। दिस वुड ऑल्सो प्रमोट, इससे जो है सेविंग हैबिट्स भी प्रमोट होगी मेंबर्स के अमंग, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे। ये कुछ की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो है PSEs को बाइबल बनाया जा सके, ठीक है ना। ये थोड़े से देख लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। थैंक यू।